नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन के पिटारे में आपका स्वागत है। इससे पिछली वाली क्लास में आपने जो प्रीवियस वाली क्लास थी उसमें आपने प्रिंसिपल्स पढ़े थे, लेकिन वो प्रिंसिपल पूरे नहीं हुए थे अकाउंटिंग के। कुछ प्रिंसिपल रह गए थे। 6 प्रिंसिपल पूरे हो चुके थे, बाकी 5 प्रिंसिपल रह गए थे। उन प्रिंसिपल को डीपली समझना है, होता क्या है, किस तरीके से फॉलो किया जाता है सारे अकाउंट्स में। अब वो जो प्रिंसिपल्स हैं हर किसी को हम डीपली इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि आगे जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो वहाँ हम उड़ा देंगे क्वेश्चन को। क्यों? क्योंकि अभी हम सारे क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से समझ रहे हैं। सारी जो थ्योरी है उस थ्योरी के पार्ट को पूरा अच्छे से डीपली समझ रहे हैं। हर किसी पॉइंट को, हर किसी प्रिंसिपल को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये पार्ट 3 है उसी वीडियो का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। ठीक है, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब अकाउंटिंग प्रिंसिपल में होता क्या है, हम लोगों ने स्टार्टिंग से 6 प्रिंसिपल पढ़ लिए थे। अब 7th प्रिंसिपल क्या है, कहता है भाई अकाउंटिंग एंटिटी कह लो या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कह लो। इसका मतलब क्या होता है, देखो अकाउंटिंग प्रिंसिपल कह, अकाउंटिंग एंटिटी बोल दो या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल कह लो, दोनों का मतलब क्या होता है। इसका मतलब होता है सेपरेट। सेपरेट का मतलब ये कि जो बिजनेस है, मान लो ये बिजनेस है और ये ऑनर जो बंदा पैसा लगाता है बिजनेस में, ये दोनों अलग अलग हैं। ये मान के चलो ये दोनों क्या है, अलग अलग हैं। उसे हम क्या बोलते हैं, अकाउंटिंग एंटिटी या अकाउंटिंग एंटिटी बोल दो या बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल बोल दो। ये प्रिंसिपल ये कहता है कि आप जो भी बिजनेस ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हो वो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से करो, ना कि ऑनर से। क्योंकि ये दोनों ना सेपरेट हैं, अलग अलग। यानी कि जब आप बिजनेस चलाते हो किसी भी चीज़ का, तो वहाँ पे जो ट्रांजेक्शन करते हो उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड किया जाता है, ना कि ऑनर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ऑनर्स क्या होता है, ऑनर्स बिजनेस में पैसा लगाता है, इसलिए ऑनर्स को ये बोला गया है कि ऑनर्स बिजनेस के लिए क्रेडिटर है, बिजनेस के लिए, क्योंकि उसने लगाया पैसा। अब इन फ्यूचर बिजनेस क्या देगा, उसको कैपिटल तो देगा ही देगा, जितना उसने पैसा लगाया उसके साथ इंटरेस्ट भी उसको मिलेगा। ठीक, अब जो बात मैंने आपको ये बताई है, यही बात इस पूरे चिट्ठे में लिखी हुई है भैया। जो बात मैंने आपको बताई, पढ़ते हैं धीरे धीरे। कहता है बिजनेस इज कंसीडर्ड टू बी सेपरेट, सबसे अलग होता है। सेपरेट मतलब अलग, एंड डिस्टिंक्ट यानी कि फ्रॉम इट्स ऑनर्स, यानी कि मालिक से हट के। बिजनेस जो है और ये ऑनर्स, ये दोनों हट के काम करते हैं। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस के अंदर आप ये समझो कि आप खुद एक बिजनेस हो, आप खुद एक क्या हो, बिजनेस। ठीक है, जैसे मैं किसी भी परचून की शॉप चलाता हूँ, तो मैं जो शॉप चला रहा हूँ, मैं ऑनर्स नहीं हूँ, मैं खुद एक बिजनेस हूँ, खुद का एक बिजनेस ही हूँ। मैं ये मान के चलूँगा कि मैं खुद एक बिजनेस हूँ और अपनी बिजनेस की ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करूँगा बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ना कि ऑनर्स से। देखो यही लिखा होगा इसमें, बिजनेस ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स फ्रॉम द बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू। देखो लिखा हुआ है ना, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से रिकॉर्ड करता है, नॉट फ्रॉम द ऑनर्स। अब ऑनर्स क्या होते हैं, यानी कि मालिक, उनको ये बोला जाता है कि ये सेपरेट तो होते हैं, अलग होते हैं, तो बोल दिया ये बिजनेस से अलग होते हैं। ठीक है जी, दे आर कंसीडर्ड क्रेडिटर्स ऑफ द बिजनेस टू द एक्सटेंट ऑफ देयर कैपिटल, क्योंकि वो लोगों ने क्या करा होता है, बिजनेस में पैसा लगाया होता है, इसलिए वो जो हैं यानी कि जो ऑनर्स है वो बिजनेस के लिए एक लाइबिलिटी हो जाती है, मतलब क्रेडिटर्स हो जाते हैं। ठीक है, अब उनको क्या कैपिटल का पैसा मिलता ही है, साथ साथ इंटरेस्ट भी मिलता है। तो ये हो गया आपका बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल। कहीं भी आए तो उसे समझ जाना कि बिजनेस एंटिटी प्रिंसिपल ये बताता है कि बिजनेस और ऑनर्स दोनों सेपरेट हैं, यानी कि अलग अलग हैं। बिजनेस की ट्रांजेक्शन को बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से दिखाया जाता है। ठीक है, और ऑनर्स को एक तरीके से क्या मानते हैं, बिजनेस का बिजनेस के लिए क्या मानेंगे इसको, क्रेडिटर्स। क्रेडिटर्स का मतलब होता है लाइबिलिटी, किसकी, बिजनेस की, बिजनेस की लाइबिलिटी है। यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं। ये प्रिंसिपल था आपका 7th। अब आता है 8th प्रिंसिपल, कहता है मैटीरियलिटी प्रिंसिपल। देखो मैटीरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब ये होता है ना कि कौन सी चीज कितनी महत्वता होती है हमारे लिए, इंपॉर्टेंस। यानी कि हमारे बिजनेस में अगर मैं कोई खर्चा करूं, जैसे मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया, ठीक है, मैंने एक एग्जांपल लिया, देखो पढ़ना बाद में, पहले समझना इस बात को, फिर आप जब पढ़ोगे ना खुद ही समझ में आ जाएगा। एग्जांपल लिया, एक बिल्डिंग ली थी मैंने क्या ली, एक बिल्डिंग। मैंने बिल्डिंग खरीदी 5 लाख की, एज्यूम किए बिल्डिंग खरीदी 5 लाख की, इसको रिकॉर्ड कर दिया अपनी बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू में कि हाँ भाई बिल्डिंग खरीदी थी 5 लाख की। अब इसके अंदर कि मैं अलग से कोई मटेरियल का खर्चा कर दूं, जैसे कुछ पेंट कर दूं बिल्डिंग में, ठीक है, जो भी कुछ खर्चा होता है रिपेयरिंग का खर्चा अगर मैं मान लूं,
रिपेयरिंग का जो एक्सपेंस है, ठीक है, वो है जी 50,000 रुपीज। तो ये जो 50,000 रुपीज है ना, ये मेरे बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंस है। क्यों इंपॉर्टेंस है? क्योंकि इसकी महत्वता है। इसको हर कोई बंदा देखेगा कि हाँ भाई इसने यहाँ पे रिपेयर का खर्चा लगाया था 50,000 रुपए का। तो यहाँ पे ये देखा जाता है कौन कितना महत्वता लाता है, यानी कहने का मतलब कौन कितना इंपॉर्टेंस है बिजनेस के लिए, वो देखा जाता है। अगर मैं यही बोल दूं भैया मैंने बिल्डिंग ली थी 5 लाख की, ठीक है, उसमें जरा सा कुछ खर्चा किया, वो खर्चा किया सिर्फ 100 रुपए का। अब ये 100 रुपए की चीज को कोई नहीं देखेगा, ठीक है। कहने का मतलब है अगर हम छोटी प्राइस की बात करें कि यार मैंने इसके साथ ना कुछ और चीज भी खरीद ली, ठीक है, जैसे मान लो एग्जांपल एक और ले सकते हो, मैंने एक मशीन खरीदी, भाई मशीन खरीदी मैंने 10 लाख की, 10 लाख की मशीन खरीदी, उसमें अलग से कुछ खर्चा हुआ, मैंने कुछ खर्चा किया और वो खर्चा किया 100 रुपए का। इसकी ना हमारे बिजनेस के लिए कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, मैं इसको अलग से दिखाऊंगा नहीं कि मैंने रिपेयर करा मशीन में 100 रुपए का खर्चा, क्योंकि इसे कौन देखेगा। यानी कि जब कोई बंदा हमारे बिजनेस में देखेगा, जितने भी ट्रांजेक्शन को देखेगा, वो इसको नहीं देखेगा, इस ट्रांजेक्शन को कोई नहीं देखता। यानी कि इसको आप अलग से नहीं दिखा सकते, इसको आप अलग से सन्ड्री में भी दिखा सकते हो। सन्ड्री एक्शन में बहुत से जो खर्चे होते हैं जो रह जाते हैं ना, उसको अलग से दिखा सकते हो। इसका अलग से स्पेसिफाई नाम लेके नहीं दिखाओगे। स्पेसिफाई नाम तब लगता है जिसकी महत्वता ज़्यादा होती है, जिसकी इंपॉर्टेंस ज़्यादा होती है, जिसे ज़्यादा खर्चा हो गया हो। हमने रिपेयर किया, हमने कोई चीज़ ली, 5 लाख की खर्चा हुआ 50,000 का, अब ये रिपेयर का खर्चा दिखाऊंगा अलग से। क्यों? क्योंकि ये हमारे बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है, बहुत महत्वता रखता है। तो उसका मतलब क्या हो गया? मैटीरियलिटी प्रिंसिपल। जो बात मैंने यहाँ पे बताई है अभी एग्जाम्पल में, यही चीज़ मैटीरियलिटी प्रिंसिपल के अंदर बोली गई है। सुनना ध्यान से, इसके अंदर बोला इट रेफर्स टू रिलेटिव। ये क्या बताता है? इंपॉर्टेंस कितना है। इंपॉर्टेंस किसकी? या तो किसी आइटम की या इवेंट, जो भी आपका जो फर्म है, जो भी फर्म चल रहा है, किसी भी चीज का बिजनेस कर रहे हो, उसकी आइटम की मतलब ये बताता है कि कितनी महत्वता है, इंपॉर्टेंस है, वो बताता है। वेदर एन आइटम इज मटेरियल का हो या ये वो तो डिपेंड करता है ना उसके नेचर पे। इट मीन्स दैट इट इज अ मैटर ऑफ एक्सरसाइजिंग जजमेंट टू डिसाइड विच आइटम इज मटेरियल एंड विच इज नॉट। वही बात होगी ना जो मैंने बात बोली, जिसको मैं मटेरियल में लूंगा उसी को लूंगा जिसकी महत्वता ज्यादा होगी। जिसकी महत्वता कम होगी, हमें पता कि भाई ये खर्चा क्यों, अब ये खर्चे को क्या अलग से दिखाऊंगा। मैंने कोई माचिस की डिब्बी ले ली, भाई माचिस की डिब्बी आती है 10 रुपए की, तो उसको क्या अलग से दिखाऊंगी? माचिस की डिब्बी ली है मैंने, उसको सन्ड्री में नहीं दिखा सकता। तो यानी कि जिसकी ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है ना, उसको मैटीरियलिटी प्रिंसिपल कहा जाता है, उसको दिखाना पड़ता है आपके अकाउंट के अंदर। एंड ओनली दोज आइटम शुड बी डिस्क्लोज। देखो दिखाना पड़ता है किसको? दैट हैव इफेक्ट, जो इफेक्ट लाए, इफेक्ट पड़े जिससे रेलेवेंट टू द यूजर, रेलेवेंट टू द यूजर पे इफेक्ट पड़े, प्रॉपर स्पेसिफाई अगर देखा जाए तो वो कहलाता है मैटीरियलिटी प्रिंसिपल। यानी कहने का मतलब ज्यादा महत्वता। पूजा हो रही है, नमस्कार कर लो, या पाठ पूजा चल रही है। तो कहने का मतलब मैटीरियलिटी प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? किसका मटेरियल हमारी फर्म के लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उस चीज को दिखाना मैटीरियलिटी प्रिंसिपल बताता है। जो ज्यादा महत्वता होगा उसी को दिखाएंगे, औरों को नहीं दिखाते, अलग से स्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं है, देयर इज नो नीड। ठीक, ये हो गया मैटीरियलिटी प्रिंसिपल। 2 प्रिंसिपल में कोई भी दिक्कत है पूछ सकते हैं, कमेंट करिए। अगला प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रूडेंस बोल लो या कंजर्वेशन प्रिंसिपल कह लो। मतलब क्या होता है? सुनना। इसका मतलब ये होता है हमारी जो कंपनी है, ठीक, हमारे जो जिस भी किसी चीज का हम बिजनेस करते हैं, उसमें क्या होता है, हमें पता होता है कि आने वाला प्रॉफिट कितना है इन फ्यूचर में। हमें पता होता है भाई इस अभी जो ना नया साल आएगा, इस साल इतना प्रॉफिट हो सकता है, यार इस साल लॉस भी हो सकता है। ये 2 कंडीशन होती है, या तो प्रॉफिट होता है या लॉस होता है, ठीक है। लेकिन ये प्रिंसिपल क्या बताता है कि भैया जितने भी आने वाले प्रॉफिट हैं उसको तो मत दिखाओ, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जितने भी होने वाले लॉसेज हैं उन्हें आपको अकाउंट में रिकॉर्ड करना जरूरी है। उसका मतलब होता है कंजर्वेशन प्रिंसिपल। जैसे मान लो अगर आपको कोई आने वाली इनकम है, मतलब कोई इनकम हो रही है, वो तो मत दिखाओ, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा, लेकिन जितने भी पॉसिबल लॉस होते हैं ना उन्हें दिखाना जरूरी है। जैसे मान लो किसी बंदे ने मेरे से उधार में सामान लिया, अब मुझे पता है यार ये बंदा ना नहीं देगा पैसा नए साल में, बोल तो रहे दूंगा लेकिन नहीं देगा, ऐसा होता है, हमें लगता ही है नहीं देगा ऐसे करके सोच के। तो इसका मतलब हमें पता है ना
कि ये पॉसिबल बैड डेब्ट्स है, कि ये डूब सकता है पैसा, तो उस चीज को आप पहले से ही दिखा दो। यानी अकाउंट के अंदर जो पॉसिबल बैड डेब्ट्स होते हैं ना, कोई भी डूबा हुआ पैसा हो या कोई भी लॉस हो जो होने वाला है, उस चीज को दिखाना जरूरी है, लेकिन इनकम को दिखाना जरूरी नहीं है। अब आने वाले प्रॉफिट को ना दिखाओ चलेगा, लेकिन आने वाले लॉस को दिखाना बहुत ज्यादा जरूरी है। यही ये प्रिंसिपल कहता है। खत्म कर, जो बात मैंने बोली वही इसमें लिखी हुई है, अब आप पढ़ सकते हो। इट रिफर्स दैट डू नॉट एंटिसिपेट अ प्रॉफिट, भैया होने वाले प्रॉफिट को मत दिखाओ चलेगा, बट प्रोवाइड फॉर ऑल पॉसिबल लॉसेस, जितने भी पॉसिबल लॉस है ना उनको प्रोवाइड करना जरूरी है भैया, उनको दिखाना जरूरी है एडजस्ट करने के लिए आगे। जैसे हम करते नहीं प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, अलग से बना लेते हैं प्रोविजन, उसको क्यों दिखाते हैं? इसीलिए तो दिखाते हैं कि इन फ्यूचर अगर कोई दिक्कत विक्कत आए, कहीं भी किसी बंदे ने पैसा नहीं दिया तो उस रिजर्व में से उसे एडजस्ट कर लूंगा, ठीक है। और बैड डेब्ट्स को क्यों दिखाते हैं? इसीलिए तो दिखाते हैं जो भी पैसा होता है उसके लिए प्रोविजन इसीलिए बनाया जाता है। अब अगला, इट टेक्स इनटू कंसीडरेशन ऑल प्रोस्पेक्टिव लॉसेस बट नॉट टू द प्रोस्पेक्टिव प्रॉफिट। बात तो वही होगी जो मैंने आपको बोली कि जो प्रॉफिट जो है, होने वाले जो प्रॉफिट है उनको मत दिखाओ चलेगा, लेकिन जो होने वाले लॉस हैं, यानी कि जो आने वाले लॉस हैं, हमें पता है कि यार ये लॉस हो सकता है, तो उसको दिखाना अकाउंट में जरूरी होता है, ठीक है। ये होता है आपका प्रोविडेंस, ठीक है। प्रूडेंस बोल लो या कंजर्वेशन प्रिंसिपल बोल लो, बात एक ही है, मतलब तुमको समझ आ ही गया होगा। कोई दिक्कत है तो पूछ लेना। अब आता है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट। वेरीफाइबल, अब वेरीफाइबल से खुद ही अंदाजा लगा सकते हो क्या होता है। देखो, हम जितनी भी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर, जितनी भी ट्रांजेक्शन, ठीक है, चाहे वो कैश हो, क्रेडिट हो, कोई भी ट्रांजेक्शन हम रिकॉर्ड करते हैं ना बुक्स ऑफ अकाउंट्स के अंदर। अब जब अकाउंट्स के अंदर रिकॉर्ड करते हैं तो वो ऐसी ट्रांजेक्शन होती है जिसके पक्के पक्के प्रूफ होते हैं, यानी कि एविडेंस होता है, यानी कि बिल होता है, इनवॉइस नंबर होता है। तो कहने का मतलब ये है, कोई भी ट्रांजेक्शन ऐसी नहीं होगी जिसका बिल ना हो, क्योंकि अगर जिसका बिल ही नहीं होगा वो ट्रांजेक्शन नहीं कहलाई जाएगी, क्योंकि वहां बाद में दिक्कत पड़ सकती है। अगर इन फ्यूचर आपको कोर्ट में दिखाना पड़ जाए तो कोर्ट वाले क्या बोलते हैं, भैया हमें तो पक्का बिल चाहिए, एविडेंस दिखाओ कब खरीदी आपने। तो हमारा पक्का प्रॉपर एक स्पेसिफाई होता है उसमें कि हाँ हमने ये चीज इस डेट को खरीदी थी, और दूसरा ये जो मैंने इस डेट को खरीदी है, इस डेट को मैंने इतने की खरीदी है, ये इसका बिल है, ये इसका इनवॉइस नंबर है, सारा का सारा चिट्ठा पूरा अकाउंट में होता है, यानी कि हर ट्रांजेक्शन का। तो ये वाला प्रिंसिपल ये बताता है कि जितनी भी ट्रांजेक्शन आप रिकॉर्ड करते हो उसके सारे के सारे पक्के एविडेंस होने चाहिए आपके पास। भैया ऐसा पढ़ना है कि कुछ कहने की हद नहीं, एक एक पॉइंट को गहराई से समझना है, कि पॉइंट को देखते समझ में आ जाए कि भैया क्या कहना चाह रहा है, क्या कहेगा, क्या करके मानेगा, भाई आग लगा देनी बस। क्योंकि पता है 3-4 नंबर का जरूर आएगा, 3 से लेके 5 नंबर के बीच में एक क्वेश्चन जरूर आता है प्रिंसिपल ऑफ इसका, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का, कोई भी आ सकता है प्रिंसिपल। तो इसलिए मैं सारे के सारे आपको समझा रहा हूँ जितने भी प्रिंसिपल हैं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार रिपीट होते हैं ऐसे क्वेश्चन, बार बार। अब देखो, जो मैंने बात अभी बोली कि जितनी भी ट्रांजेक्शन आप करते हो वो सारी की सारी ट्रांजेक्शन में ना प्रूफ होने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होने चाहिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा होते हैं, बहुत ज़्यादा का मतलब हर ट्रांजेक्शन के ना अपने अपने प्रूफ होते हैं। लो जी खाना भी बन रहा है, अभी पूजा हो रही थी, अब खाना बन रहा है, चलो भैया ज़रूरी है ये भी। अकाउंटिंग शुड बी फ्री फ्रॉम पर्सनल वेस्ट, बिल्कुल सही है, फ्री तो हो गई जब उसको अपने पास सारा का सारा चिट्ठा है, पूरे के पूरे उसके प्रूफ हैं, एविडेंस हैं, तो किस बात की टेंशन उसको। अकाउंटिंग में तो यही होता है ना, अकाउंट्स में तो पूरा का पूरा डेटा होता है, कोई कुछ कह नहीं सकता, यहाँ तक कि कोर्ट भी कुछ नहीं कह सकता, क्योंकि कोर्ट को भी एविडेंस चाहिए होता है, वो एविडेंस हमारे पास है। देखो, जितनी भी चीज़ आप मेजरमेंट करते हो ना, वो किसके बेस पे करते हो, वेरीफाइबल एविडेंस के बेस पे, पूरे के पूरे प्रूफ होने चाहिए, एविडेंस होनी चाहिए रिगार्डेड एज ऑब्जेक्टिव्स। इट मींस ऑल अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन, यानी कि जितनी भी अकाउंटिंग की ट्रांजैक्शन कर रहे हो उनके सारे प्रूफ होने चाहिए, शुड बी एविडेंस होने चाहिए, सपोर्टेड बाय बिजनेस डॉक्यूमेंट, वो तो होते ही हैं, बिजनेस के डॉक्यूमेंट में तो सपोर्टेड होते ही हैं। तो कहने का मतलब है वेरीफाइबल ऑब्जेक्टिव कंसेप्ट ये कहता है, ठीक है। ये प्रिंसिपल ये बताता है कि भैया जितनी भी ट्रांजैक्शन करते हो उनके पक्के प्रूफ होने चाहिए, वो तो होते ही हैं, उसको आप रिकॉर्ड करते हो अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में, सारी की सारी चीजें होती हैं उसमें। ये फोर्थ हो गया, फोर्थ मतलब सेकंड लास्ट। इसके बाद आता है लास्ट, जिसका नाम है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखो खुद ही वो बता रहा है, नाम से पता लग रहा है,
फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल का मतलब क्या होता है? डिस्क्लोज का मतलब होता है पूरा का पूरा दिखाना, चिट्ठा जो आप अकाउंट बना रहे हो वो पूरा प्रॉपर तरीके से दिखाना कि कंपनी के लिए जो भी आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया, फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करते हो ना, उसमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट में सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है, फिर बैलेंस शीट बनती है। तो यानी कि उस सारी की सारी चीज़ों को एक एक करके दिखाना, प्रॉपर तरीके से डिस्क्लोज करना कि हाँ कंपनी को कितना प्रॉफिट हुआ है या कितना लॉस हुआ है या फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है, ये सब चीज़ इतनी अच्छी तरीके से दिखाना कि हर कोई बंदा अच्छे से उसको समझ पाए, सही से समझ पाए और क्लियर हो पाए सारी की सारी बातें कि हाँ भाई कंपनी को कितना प्रॉफिट हो रहा है, ताकि दूसरे बंदे अगर जानना चाहें तो वो जान सकते हैं। उसे बोलते हैं फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल। देखो देयर शुड बी कंप्लीट, देखो पूरी पूरी होनी चाहिए इन्फॉर्मेशन, सारी अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, डिस्क्लोज होनी चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होनी चाहिए ताकि हर बंदा उसको समझ पाए हमारी फर्म में क्या चल रहा है, किस तरीके से हम रिकॉर्ड कर रहे हैं ट्रांजेक्शन को। हमारी ट्रांजैक्शन ऐसी होनी चाहिए, यानी कि हमारे अकाउंट में जितने भी खर्चे हैं, जितनी भी इनकम है, वो प्रॉपर स्पेसिफाई दिखने चाहिए ताकि हर बंदा उसको सही से समझ पाए। ठीक है, वही बात लिखी हुई है, अंडरस्टैंडेबल कर पाए। रिपोर्टिंग ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो बात मैंने बताई, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जो अकाउंट बनते हैं, ट्रेडिंग, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट, ऑल साइनिफिकेंट इंफॉर्मेशन रिलेटिंग टू दी इकोनॉमिक अफेयर्स ऑफ द एंटिटी। एंटिटी बहुत बार आ रहा, बता दो एंटिटी होता क्या है, आपके सेकंड चैप्टर में था एंटिटी की डेफिनेशन थी। उसमें क्या होता है, जो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं या जो बड़े बड़े बिजनेस होते हैं, बाय लॉ के बिहाफ पे जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज चल रही हैं, जितने भी बड़े बड़े बिजनेस चल रहे हैं, एज किसके बिहाफ पे? लॉ के बिहाफ पे, उसे हम क्या बोलते हैं? एंटिटी। बड़े बड़े बिजनेस होते हैं ना, जैसे बजाज हो गया, ऑटो हो गया, टाटा हो गया, ये सारे बड़े बड़े हैं। ठीक है, ये सारी चीजें क्या एंटिटी के अंदर आती है। इसमें एग्जाम्पल आपको दिए होंगे सेकंड चैप्टर में। ये था फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल, यानी कि आपको पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन दिखाने के लिए, ठीक है, डिस्क्लोज करनी चाहिए, फुल डिस्क्लोज प्रिंसिपल करनी चाहिए। कहने का मतलब डिस्क्लोज का मतलब क्या होता है? दिखाना प्रॉपर तरीके से कि यार अगला बंदा समझ पाए, सारी की सारी ट्रांजैक्शन को देख के समझ पाए क्या हो रहा है। ठीक है, कितना प्रॉफिट हो रहा है कंपनी का, कितना लॉस हो रहा है, तभी तो अगला बंदा भी उसमें कुछ पैसा इन्वेस्ट करेगा। तो यही होता है फुल डिस्क्लोजर प्रिंसिपल की, पूरा पूरा डिस्क्लोज करना पड़ता है सही से, कोई हेर फेर नहीं हो सकती यहाँ पे। ठीक है, हेर फेर का मतलब यहाँ पे कोई लोग दिखावा नहीं हो सकता। ठीक है, फुल डिस्क्लोजर करोगे तो भैया फिर तो हकीकत में पता लग जाएगा क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है ना। तो वही होता है, फुल डिस्क्लोजर जरूरी है। सारी चीजें, जितने भी खर्चे हैं, जितने भी इनकम है, वो सब आपको दिखानी पड़ती है ताकि हर बंदा सही से उसको समझ पाए। ठीक है, और आगे वो इन्वेस्ट भी कर सकता है फिर आपके बिजनेस में पैसा। अब एक अकाउंटिंग स्टैंडर्ड है, ये टॉपिक है अलग से, डेफिनेशन है इसकी। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का मतलब होता है वो सारे लॉ जिनको अकाउंटेंट को बांधा हुआ है। बांधा का मतलब यही है, हम लोग जो है, जैसे मान लो कोई अकाउंटेंट है, वो अपना अकाउंट तैयार कर रहा है, वो लॉ के बेस पे कर रहा है, यानी कि जितने भी प्रिंसिपल है इसके बेस पे कर रहा है। वो किसी भी चीज को ना कुछ ऐड नहीं कर सकता उसके अंदर, कुछ मॉडिफिकेशन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि वो नहीं कर सकता, बस बात खत्म। क्योंकि यही तो है कोड ऑफ कंडक्ट इम्पोज ऑन अकाउंटेंट को बोला गया भाई, कस्टम लॉ प्रोफेशनल बॉडी उसको बता रखा है कि भैया आप जो भी चीज की ट्रांजेक्शन करोगे या बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आप जितने भी आप अकाउंट तैयार करोगे, वो लॉ के बिहाफ पे करोगे, उसके खिलाफ नहीं जा सकते। आप अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते, जैसा बोल रखा है वैसा ही चलेगा, बात खत्म। तो उसे क्या बोलते हैं? अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो मेन यहाँ पे प्रिंसिपल्स यही थे, ऑलमोस्ट प्रिंसिपल खत्म हो चुके हैं। जहाँ ये 7 था, 8, 9, 10, 11 टोटल प्रिंसिपल्स हैं, 11 आपके पूरे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, और मेन यही था जो ज़रूरी था सर चैप्टर के अंदर। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट हो इसके अंदर तो पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारा चैनल है एजुकेशन का पिटारा, इसे शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर किसी को ये वीडियो मिले और अच्छे से बच्चा समझ पाए, घर घर तक पहुँचे। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।